अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जाफ़र लिगारी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, यकीनन आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। वही कार्ल मार्क्स जिसने मुआशी नज़रिया पेश किया। उसी मुआशी नज़रिए से जुड़ी हुई मारूफ इस्लाहात का भी जिक्र आपने सुना होगा, जैसे सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, इश्तराकियत और कामरेड वगैरह। नाज़रीन, मार्क्स 1818 ईस्वी को जर्मनी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। उसके बाद सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने एक ऐसा मजमून लिखा जिसकी बुनियाद पर उसे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी गई। उस मजमून का उन्वान था पेशा इख्तियार करने के मुतालिक एक नौजवान के तसव्वुरात। बाद में उसने कानून की डिग्री भी हासिल की, लेकिन उसकी दिलचस्पी तारीख और फलसफे से थी। नाज़रीन, यही वो दौर था जब यूरोप में सरमायादाराना निज़ाम जड़ पकड़ चुका था। सनती इनकलाब ने जमींदारी को पीछे छोड़ दिया था। पैसे की रेल पेल थी, लेकिन ये रेल पेल सिर्फ और सिर्फ सनतकार के लिए थी। मजदूर, किसान, इनकी हालत अबतर हो चुकी थी। इसी मुआशी नाइंसाफी को देखकर कार्ल मार्क्स ने फैसला किया कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें मजदूर, किसान और पिसे हुए तबके के हकूक के लिए वक्फ कर देगा। 19वीं सदी के दूसरे निस्फ में उसने समाजी, सियासी और मुआशी पहलू पर एक नजरिया पेश किया जिसे दुनिया आज मार्क्सिज्म के नाम से जानती है। इस नजरिए का बुनियादी मकसद वर्किंग क्लास की महरूमियों को बयान करना और उसके साथ साथ इश्तराकियत के निज़ाम को वाज़ेह करना था। इश्तराकियत के निज़ाम को आप एक मिसाल से समझ लीजिए। फर्ज करते हैं कपड़े की एक फैक्ट्री में एक मजदूर रोजाना की बुनियाद पर 100 रुपए की मालियत का एक कपड़ा तैयार करता है, लेकिन उसकी उजरत 20 रुपए है। तो बाकी जो 80 रुपया है वो मालिक या सनतकार के जेब में जाता है। मार्क्स का कहना था कि 80 रुपया इन वर्किंग क्लास में या तो बराबर में तकसीम होना चाहिए या फिर इनकी फलाह बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए। सादा अल्फाज में ये कहें कि तमाम तर पैदावारी ज़राए जैसे जमीन, कारखाना, बैंक वगैरह इज्तमाई मलकियत करार दिए जाएं और बुनियादी हकूक की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रियासत पर हो। ज़ाहिरी बात है, मार्क्स के इश्तराकियत का ये फलसफा इंतहाई पुरकशिश था, इसलिए दुनिया भर के किसान, मजदूर उसकी एक आवाज पर खींचे चले आए। दुनिया के कई ममालिक ने इसे अपने यहाँ राइज करने की कोशिश की। पहली जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन ने इसे कम्युनिज्म, चीन, क्यूबा और दूसरे कई ममालिक ने इसे सोशलिज्म के नाम पर अपने यहाँ नाफिज किया। इस पूरी जिदोजहद में कार्ल मार्क्स के साथ उसका हम ख्याल दोस्त एंगल्स भी साथ रहा, जिन्होंने मिलकर सोशलिज्म पर एक बहुत बड़ी किताब दास कैपिटल लिखी, जिसका उर्दू तर्जुमा सरमाए के नाम से मौजूद है। इन सारी बातों के बावजूद एक सवाल हमारे ज़हन में आता है, वो ये है कि मार्क्स का फलसफा दुनिया पर राइज क्यों नहीं हो सका। अगर कहीं राइज हुआ भी तो जुज़वी खितों में किसी खास हद तक कायम रहा। कई दानिश्वरों का कहना है कि मार्क्स की असल फिक्र तो कहीं नजर ही नहीं आई। हत्ता कि सोवियत यूनियन में भी मार्क्स की फिक्र में लेनिनिज्म का तड़का लगा हुआ। दानिश्वरों और मुहक्किकीन का ये भी कहना है, अगर मार्क्स की फिक्र इतनी मजबूत थी और आम इंसान के हक में थी तो दुनिया के किसी भी खित्ते में अमली तौर पर इम्प्लीमेंट होती हुई नजर क्यों नहीं आई। आज हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट दोस्त सियासी और समाजी मुज़ाहमत के नाम पर महफिलें तो जरूर लगाते हैं, वहाँ पर मुआशी हालात पर करने के अलावा सिर्फ और सिर्फ इनकलाब के सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। कई दोस्तों को राय ये भी है कि मार्क्स की फिक्र को सरमायादाराना मार्केट ने शिकस्त दी। मजदूर पसंद फिक्र का गला घोंटा तो किसने? सरमायादार तबके ने। कई मुहक्किकीन का मानना यह है कि इश्तराकियत सिर्फ एक सुनहरा ख्वाब है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भला कैसे हो सकता है कि एक मजदूर की तनख्वाह और एक वकील की तनख्वाह को बराबर करार दिया जाए? अगर ऐसा कर दिया गया तो कोई तालीम हासिल क्यों करेगा, कोई मेहनत क्यों करेगा? सेहतमंद मुआशरा वही है इसमें मुकाबले की फिजा मौजूद हो। अगर कंपटीशन की फिजा नहीं है तो कोई मेहनत से क्यों करेगा? हर कोई मेहनत से जी चुराएगा, तो इसी तरह यही इनका जी चुराना ही मुआशरे के लिए तबाही का सबब बनेगा। इसी तरह कई और भी ओपिनियंस है कि मार्क्स की फिक्र नाकाम क्यों हुई। हमारे नजदीक मार्क्स के फलसफे में मौजूद डुअलिटी है, इसकी तरफ बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी है। देखिए, मार्क्स ने जब अपने इल्मी सफर की शुरुआत की तो उसके फिक्र की शक्ल बिल्कुल ऐसी कतन ऐसी ना थी जो उसके इल्मी सफर के इख्तिताम पर जाहिर हुई। वो कैसे? वो ऐसे जब 1933 में जर्मनी में फाशिज्म के खौफ से मार्क्सिस्ट भाग रहे थे तो उनके पास कार्ल मार्क्स के अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बरामद हुए, जिस पर उसने मुआशी फलसफे पर बहस की हुई थी, और उस फलसफे को पढ़कर सोवियत यूनियन के कट्टर कम्युनिस्ट देखकर हैरान रह गए। और ये नोट्स 1844 के अंदर लिखे गए। इन नोट्स में बुनियादी तौर पर किन चीजों का जिक्र था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सोशलिज्म, मार्क्सिज्म के जो मारूफ स्लोगन है उन बुनियादी नोट्स में उनका जिक्र तक मौजूद नहीं था। वो थे सरप्लस वैल्यू और CMC फार्मूला। सरप्लस वैल्यू क्या है, मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। वही मिसाल के कपड़े की एक फैक्ट्री में एक मजदूर 100 रुपए की मालियत का कपड़ा तैयार करता है, लेकिन उसकी उजरत 20 रुपए है। बाकी जो 80 रुपए है वो सरप्लस वैल्यू कहलाएगा, जिसे मार्क्स ने कहा था इसे बराबर तकसीम कर दिया जाए। और उसके बाद जो CMC, कमोडिटी मनी कमोडिटी, मतलब ये कि एक डॉक्टर मरीज से उतनी ही फीस चार्ज करेगा जिससे उसकी अगली जरूरत पूरी हो, इसे CMC फार्मूला कहा जाता है। मार्क्स के इब्तदाई नोट्स में इन चीजों का जिक्र ही मौजूद नहीं था। कार्ल मार्क्स के इब्तदाई नोट्स में जिन चीजों का जिक्र था वो थी इंसान की बेगानगी, इंसान का एक दूसरे से अजनबी होना और इनफरादी आजादी की तनज़ली का जिक्र मिलता है। यानी वो यहाँ पर कोई खास तबके के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि वो हर खास व आम के लिए ये पैगाम दे रहा है। बाद में हम देखते हैं कि
कार्ल मार्क्स अपनी इब्तदाई फिक्र से रजू करते हुए या अपनी इब्तदाई फिक्र से नैरो डाउन होते हुए ये लिखते हैं कि इंसानी इर्तिका के लिए इंजन दरकार है। इंजन पैदावारी कुव्वत है और पैदावारी कुव्वत ही किसी भी मुआशरे की साख्त में अहम किरदार अदा करते हैं और मजबूत समाज, मजबूत सियासी निज़ाम को जन्म देता है। वो यहाँ तक बस नहीं चला बल्कि वो आइडियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले तमाम फलसफे पर खुली तनकीद करते रहे। वो कहते रहे कि ये ख्याली दुनिया में रहने वाले लोग हैं, बल्कि हम हैं वो लोग जो असल दुनिया के मकीन है, जो पैदावारी कुव्वत की या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यानी यहाँ पर वो डायरेक्ट आइडियलिस्टिक अप्रोच से मेटलिस्टिक अप्रोच तक आ गए। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि कार्ल मार्क्स ने अपना ये पैंतरा क्यों बदला, ये वो आइडियलिस्टिक अप्रोच से मेटलिस्टिक अप्रोच पर आ गए। देखिए हुआ ये कि मार्क्स की जो इब्तदाई फिक्र थी उसका ताल्लुक इंसान के रूहानी और अखलाकी वजूद से जुड़ी हुई फिक्र से था। उसे उसका चर्चा करने के लिए, उसका बयान करने के लिए उसे मजहबी लिबादा दरकार था, हत्ता के मजहबी इस्लाहात तक दरकार थी। लेकिन उस वक्त सबसे ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट चर्च थी और वो कार्ल मार्क्स उस एस्टेब्लिशमेंट पर वार करना चाहते थे। इसीलिए ना ही उसने मजहबी इस्लाहात और ना ही मजहबी लिबादे को इस्तेमाल किया, बल्कि उसने इब्तदाई फिक्र वाली जो सोच थी, इंसान की बेगानगी, इंसान का एक दूसरे से अजनबी होना और उसके साथ इनफरादी आजादी के तनज़ली को उसने सीधा सीधा मुआशी नाइंसाफी के साथ जोड़ दिया और यूं वो एक ही छलांग में आइडियलिस्टिक अप्रोच से मेटलिस्टिक अप्रोच में चले गए। नवीन आपको ये भी बताता चलूं कि कार्ल मार्क्स की फिक्र जो उसने इब्तदाई तौर पर तर्क कर दी थी, उसे ठीक 100 साल बाद हेडिगर और सार्थर ने अपने अरूज तक पहुंचाया। अगर हम अपने मौजू की तरफ वापस आए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्क्स की शख्सियत में अंदरूनी तौर पर तदाद मौजूद था। वो दिल से कुछ और कह रहा था और दिमाग से कुछ और पैगाम दे रहा था। इसी डुअलिटी को दूर करने के लिए उसने अपने दोस्त एंगल्स की मदद ली और दोनों ने मिलकर डायलेक्टिकल मेटलिज्म पर एक फलसफा पेश किया। ये बहुत अच्छी कावज थी, लेकिन इसकी तफसील में जाने का भी वक्त नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा देर तक दुनिया पर सोशलिज्म का निज़ाम इसीलिए नाफिज अमल नहीं हो सका कि उसमें मौजूद यही एक डुअलिटी थी। सोवियत यूनियन के बड़े बड़े कम्युनिस्ट ने इस चीज को भांप लिया था और पेशीन गोई कर दी थी कि जल्द या बदेद ये निज़ाम दरहम बरहम होने वाला है। मार्क्स के फलसफे का ये पहलू बहुत कम लोगों ने बयान किया है। अगर आप भी इस बारे में कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।